बट नॉट फॉर कैरेट एंड पीस। तो चलो बेटा एक चित्र बनाते हैं पहले ना इसका। बेटा देखो हमारे पास जो टोटल लैंड अवेलेबल है, अगर मैं वो टोटल लैंड ये ले लूं, तो बेटा टोटल लैंड अगर मेरे पास जो अवेलेबल है वो है 25 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 25, टोटल होगी बेटा 100 एकड़। तो मेरे पास जो टोटल लैंड है बेटा वो 100 एकड़ है। इस 100 एकड़ में से बेटा हमने लैंड के दो हिस्से कर रखे हैं, पोटैटोज और टोमेटोज का कॉम्बिनेशन अलग है और पीस और कैरेट का कॉम्बिनेशन अलग है। पोटैटोज और टोमेटोज के हो गए 45 एकड़। तो बेटा अगर मैं लैंड का ये हिस्सा अलग कर देता हूं 45 एकड़, ये रहा बेटा 45 एकड़ और ये रहा बाकी का बचा हुआ 55 एकड़। तो 45 एकड़ है हमारे पास और 55 एकड़ है हमारे पास। तो ये जो 45 एकड़ में आप पोटैटोज एंड टमाटोज उगा रहे हो बेटा, इसमें आप इन दोनों में से कुछ भी उगा सकते हो, लेकिन आप पीस और कैरेट नहीं उगा सकते। इस 55 एकड़ एरिया में आप पीस और कैरेट में से कुछ भी उगा सकते हो, लेकिन आप पोटैटोज और टमाटोज नहीं उगा सकते। ठीक है, ये बेटा करंट कंडीशन चल रही है राइट नाउ। फिर क्वेश्चन ने आपको आगे बताया, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एन एडिक्वेट मार्केट सर्विस द गार्डनर मस्ट प्रोड्यूस ईच ईयर एट लीस्ट 40 टन्स ऑफ ईच ऑफ पोटैटोज एंड टोमेटोज एंड 36 टन्स ऑफ ईच पीस एंड कैरेट। मतलब क्या हुआ बेटा, देखो हमारे पास जो टोटल लैंड अवेलेबल है वो है टोटल 100 एकड़ की। तो अगर मुझे डिसीजन मेकिंग करनी है, डिसीजन मेकिंग मतलब कि मुझे कौन से एरिया के अंदर, कितने एरिया के अंदर पोटैटोज टोमेटोज पीस और कैरेट उगाने हैं, तो उसके लिए पहले मुझे ये देखना पड़ेगा ना कि डिसीजन मेकिंग के लिए अवेलेबल लैंड कितनी है। ठीक है, आप ऐसे नहीं बोल सकते ना, जहां पर आपको प्रोडक्शन करनी ही करनी है, पोटैटोज आपको उगाने उगाने हैं, टोमेटोज आपको कुछ क्वांटिटी उगानी है, तो जो चीज कंपलसरी होती है उसके लिए डिसीजन मेकिंग नहीं होती। डिसीजन मेकिंग उसके लिए होती है जहां पर ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शनल आइटम के लिए डिसीजन मेकिंग होती है। तो ऑप्शनल आइटम हम कैसे ढूंढेंगे यहां पर बेटा, देखो क्वेश्चन ने आपको बताया जी कम से कम आपको 40 टन तो पोटैटोज और टोमेटोज के बनाने। चलो तो बेटा हम बात कर रहे थे कि हमारे पास टोटल 100 एकड़ लैंड है, जिसमें से 45 एकड़ और 55 एकड़ हमने ऑलरेडी पार्टीशन कर दिया पोटैटोज और टोमेटोज के पास और पीस और कैरेट के पास। उसके बाद क्वेश्चन बोला जी कम से कम आपको कुछ प्रोडक्शन करनी है। तो बेटा जब मैंने मिनिमम प्रोडक्शन कुछ करनी ही है तो वो वाली लैंड के लिए डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं है। जब क्वेश्चन ने आपको बता दिया जी आपको 40 एकड़ पोटैटोज और 40 टन आपको पोटैटोज और 40 टन आपको टोमेटोज उगाने ही उगाने हैं, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ मिनिमम लैंड एलोकेट करनी पड़ेगी। तो पहले हम ढूंढ लेते हैं कि 100 एकड़ लैंड में से, इस 100 एकड़ लैंड में से कितनी लैंड जो मुझे मिनिमम एलोकेट करनी है, पहले मैं उसको अलग कर दूंगा और बाकी की जो लैंड बचेगी फिर मैं उसके लिए डिसीजन मेकिंग करूंगा कि अब मैं कौन सी सब्जी को उगाऊं। तो बेटा हम उस आइटम को प्रोड्यूस करेंगे जिससे मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता होगा। बेटा अगर की फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट याद हो तो हम वहाँ पर क्या करते थे, जिस चीज़ की लिमिटेशन होती थी उसके अकॉर्डिंग अपने कंट्रीब्यूशन को चेक करते थे। यहाँ पर जो लिमिटेशन है वो लैंड की है, मेरे पास लिमिटेड लैंड अवेलेबल है, तो मुझे उस लैंड के अंदर डिसाइड करना है कि मैं कौन से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि मिनिमम लैंड बेटा कि मिनिमम लैंड कितनी कितनी एलोकेट करनी है। बेटा जरा ध्यान से समझना बेटा, फोकस वाला क्वेश्चन है। पोटैटोज, टोमेटोज, पीस एंड कैरेट। तो बेटा हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं मिनिमम लैंड टू बी एलोकेटेड, मिनिमम लैंड टू बी एलोकेटेड। और वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा ध्यान से देखो बेटा। पोटैटोज के आपको कम से कम 40 टन बनाने हैं, टोमेटोज के भी आपको कम से कम 40 टन बनाने हैं, पीस और कैरेट के आपको 36 टन प्रोड्यूस करने हैं, ऐसा हमको क्वेश्चन ने बोला है कम से कम। तो कम से कम मतलब इतना तो आपको प्रोड्यूस करना ही है। जब प्रोड्यूस करना ही है तो उसके लिए लैंड एलोकेट करनी ही पड़ेगी, चॉइस नहीं है यहाँ पे। अच्छा अब पोटैटोज कैसे उगते हैं बेटा, पोटैटोज के बारे में लिखा हुआ था कि 1 एकड़ लैंड में आप 10 टन पोटैटोज उगा सकते हो। तो 40 टन पोटैटोज उगाने के लिए बेटा आपको 4 एकड़ लैंड लग जाएगी। तो बेटा 40 टन पोटैटोज उगाने के लिए आपको 4 एकड़ लैंड लगेगी। ऐसे ही बेटा 1 एकड़ में आप 8 टन टोमेटोज उगा सकते थे और
40 टन पर टमाटोज उगाने के लिए आपको 5 एकड़ लैंड लग जाएगी। पीस बेटा 9 टन की प्रोडक्शन होती है पर एकड़, तो 36 टन की प्रोडक्शन करने के लिए आपको 4 एकड़ लैंड लगेगी। कैरेट की प्रोडक्शन होती है बेटा 12 टन पर एकड़, तो आपको 3 एकड़ लैंड लग जाएगी, यानी कि टोटल 4 + 5 यानी कि 9 एकड़ तो पोटैटोज और टमाटोज वाली लैंड लग जाएगी। 4 और 3 7 और 7 एकड़ पीस और कैरेट वाला ही पोर्शन लग जाएगा। तो मिनिमम टोटल आपके बेटा 9 और 7 टोटल कितने एकड़ हो गए? 16 एकड़ आपको लैंड कम से कम कंज्यूम करनी पड़ेगी। तो बेटा 16 एकड़ तो आपने मिनिमम एलोकेट करनी ही है, इसके बारे में अब चॉइस नहीं है। तो बेटा 16 एकड़ लैंड हमने कम से कम एलोकेट करनी है, इसके बारे में अब हमारे पास चॉइस 7 एकड़्स यहाँ पर, और टोटल बेटा जो आपके पास लैंड मिनिमम एलोकेशन हो गई है बेटा वो है 16 एकड़्स की। चलो अब बेटा जो रिमेनिंग लैंड है जिसके लिए मुझे डिसीजन मेकिंग करनी है, तो रिमेनिंग लैंड फॉर डिसीजन मेकिंग, तो बेटा वो लैंड हमारे पास बचेगी टोटल 100 एकड़ थी, जिसमें से 16 एकड़ तो बेटा मिनिमम एलोकेशन हो चुकी है, 4 5 4 और 3, तो टोटल हमारे पास बच गई लैंड कितनी बची है हमारे पास? टोटल बच गई 84 एकड़। अब जरा इसमें से भी ध्यान से देखो बेटा, इस 84 एकड़ में से जो पोटैटोज और टोमेटोज वाला एरिया है ये वाला, ठीक है, ये वाला कितना बचा होगा? टोटल 45 एकड़ था बेटा पोटैटोज और टोमेटोज वाला, जिसमें आपने 9 एकड़ आपने ऑलरेडी एलोकेट कर दिया, तो आपके पास पोटैटोज और टोमेटोज वाला 36 एकड़ बचा हुआ है। और पीस एंड कैरेट वाला जो आपके पास बचा हुआ है एरिया, वो बचा हुआ बेटा 55 में से आपने 7 एकड़ ऑलरेडी एलोकेट कर दिए, तो आपके पास बचे हैं 48। कृपया ध्यान से समझे बेटा, आपके पास टोटल 84 एकड़ लैंड बची है, जिसमें से 36 एकड़ लैंड वो वाली है पोटैटोज और टमाटोज जिसमें उग सकते हैं, और 48 एकड़ लैंड आपके पास वो वाली है जिसमें आप पीस एंड कैरेट उगा सकते हैं। ठीक है, अब बेटा आगे चलते हैं। अब हमारी कैलकुलेशन यहां से स्टार्ट हो रही है, जो की फैक्टर वाली कैलकुलेशन होती है। सबसे पहले बेटा हम रैंक देते हैं। अब रैंकिंग में कैसे दूंगा बेटा? टोटल 36 एकड़ हमारे पास लैंड है जिसमें पोटैटोज और टमाटोज ही उग सकते हैं। अब क्योंकि इसमें पीस और कैरेट उगा ही नहीं सकते हम, जब बेटा हम पीस और कैरेट उगा ही नहीं सकते, तो मुझे उसको डिसीजन मेकिंग में कंसीडर भी नहीं करना इस 36 एकड़ के लिए। आपको 36 एकड़ के लिए सिर्फ पोटैटोज और टोमेटोज को कंसीडर करना है, और 48 एकड़ के लिए आपको सिर्फ पीस एंड कैरेट को कंसीडर करना है। ध्यान से देखें, स्टेटमेंट ऑफ रैंक बना रहा हूं बेटा, स्टेटमेंट ऑफ रैंक। बेटा तीन स्टेटमेंट हमको बनानी पड़ती थी की फैक्टर के केस में। स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग होती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स होता है, और उसके बाद हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो क्वेश्चन की जो पहली रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से भी अगर हम देखें तो क्वेश्चन ने बोला है सबसे पहले तो आपको प्रॉफिट बताना है बेटा करंट ईयर का, और फिर आपको प्रॉफिट बताना है उस प्रोडक्शन का जो आप रेकमेंड करते हो। तो बेटा पहले हम एक काम करते हैं, सीधा अपनी जो कैलकुलेशन है, करंट ईयर का प्रॉफिट बड़े आराम से कैलकुलेशन हो जाएगा, प्रोडक्शन आपके पास अवेलेबल है। हम बेटा सीधा रैंकिंग के बारे में बात करेंगे ताकि हम प्रोडक्ट मिक्स ढूंढ सकें, हम क्या रेकमेंड करते हैं। तो हमारे हिसाब से बेटा 4 प्रोडक्ट हैं, पोटैटोज, टमाटोज, पीस एंड कैरेट। कैलकुलेशन ध्यान से समझना बेटा, हमको चाहिए कंट्रीब्यूशन पर एकड़, क्योंकि जो लैंड है वो लिमिटेड अवेलेबिलिटी में है। की फैक्टर यहां पर लैंड का एरिया है एकड़्स, तो मुझे कंट्रीब्यूशन पर एकड़ ढूंढना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा बेटा, मैं सेल्स भी लूंगा पर एकड़ के हिसाब से। सेल्स जरा ध्यान से कैलकुलेशन देखो सेल्स की। 1 एकड़ लैंड पे कितनी आउटपुट आती है बेटा? पोटैटोज की 1 एकड़ पे लैंड पे आउटपुट आती है 10 टन, और 1 टन माल बिकता है 1000 रुपए में, तो बेटा सेल आ जाएगी 10,000 रुपए। कृपया ध्यान से देखें बेटा, 10,000 रुपए कैसे आए? 1 एकड़ लैंड से 10 टन की आउटपुट आती है, और 1 टन का जो सेल प्राइस है वो 1000 रुपए है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1000, 1250 मल्टीप्लाई बाय 8। टमाटोज के लिए भी 10,000 आ रहा है बेटा। पीस के लिए आएगा बेटा 1500 मल्टीप्लाई बाय 9, 13,500।
और उसके बाद आएगा बेटा हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाय 1350, 12 टन मल्टीप्लाई बाय 1350 बेटा ये आएगा 16,200। तो ये हो गया सेल्स पर एकड़। इसमें से बेटा माइनस करेंगे अपनी वेरिएबल कॉस्ट ताकि मेरे पास आ जाए कंट्रीब्यूशन, और वेरिएबल कॉस्ट भी हमारे पास होने चाहिए कौन से वाली, पर एकड़ के हिसाब से। तो नीचे जो वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखी है वो दे ही पर एकड़ रखी है क्वेश्चन में, वेरिएबल कॉस्ट पर एकड़। फर्टिलाइजर, सीड्स, पेस्टिसाइड्स एंड डायरेक्ट वेजेस। तो बेटा फर्टिलाइजर्स, सीड्स, पेस्टिसाइड्स एंड डायरेक्ट वेजेस, तो इन सबको ऐड करके लिख देता हूँ बेटा मैं एक साथ। आप अपनी नोटबुक में अलग अलग आइटम अलग अलग लिखोगे। 300, 150, 250 और 4000, 4700 हो गए बेटा ये वेरिएबल कॉस्ट जो हमारे पास आ रही है पोटैटोज की। टमाटोज की आएगी बेटा हमारे पास 250, 200, 150 और 4500, 5100। और पीस और कैरेट की आएगी बेटा हमारे पास 1500 प्लस 450 प्लस 300 प्लस 200, 2450। और कैरेट की आ रही है बेटा हमारे पास 400 प्लस 250 प्लस 250। और एक गड़बड़ हो गई तो लास्ट वाला अमाउंट प्लस किया ही नहीं, मतलब 5000 नहीं किया। वो 5000 ऐड नहीं करा, और ऊपर वाला 1500 गलती से शायद ऐड कर दी। दोबारा से कर लेते। 450 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 5000, तो बेटा ये आएगा 5950, सॉरी 5950। और कैरेट का आएगा बेटा हमारे पास 400 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 5700, ये हो जाएगा बेटा 6600। ये मैंने टोटल वेरिएबल कॉस्ट बेटा एक साथ बुक कर दिए यहाँ पर। जब सारी वेरिएबल कॉस्ट को सेल्स में से माइनस कर तो बेटा आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और ये सारी कैलकुलेशन पर एकड़ के हिसाब से चल रही है। तो ये कंट्रीब्यूशन हमारे पास आ जाएगा बेटा पर एकड़, कंट्रीब्यूशन पर एकड़। तो 10,000 माइनस में 4,700, 5,300, 4,900, और 13,500 माइनस में 5,950 यार है बेटा 7,550। 16,200 माइनस में 6,600, 9,600। चलो जी, तो बेटा ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर एकड़ आ गया। लेकिन अब जब आप रैंकिंग देने लगोगे ना, तो आपको ध्यान किस बात का रखना है बेटा रैंकिंग देते टाइम, कि आप पोटैटोज और टोमेटोज के हिसाब से रैंकिंग दोगे अलग अलग, कि पोटैटो का कंट्रीब्यूशन पर एकड़ आता है 5,300 और टोमेटोज का आता है 4,900, क्योंकि बेटा जो लैंड है वो पोटैटोज और टोमेटोज की अलग है और पीस और कैरेट की अलग है। आप इस 55 एकड़ वाली लैंड में पोटैटोज और टोमेटोज उगा ही नहीं सकते। जब नहीं उगा सकते तो उसके अंदर रैंकिंग देने की जरूरत नहीं है। ऐसी पोटैटोज और टोमेटोज में से बेटा पोटैटो की रैंक 1 है, टोमेटोज की रैंक 2 है। ऐसे ही पीस और कैरेट वाली लैंड में जो कैरेट की रैंक है वो 1 है और जो पीस की रैंक है वो 2 है। तो बेटा यहाँ पर हम 1, 2, 3, 4 ऐसे नहीं करें, क्योंकि जो होल 100% जो लैंड है वो चारों प्रोडक्ट के लिए सूटेबल ही नहीं है। तो जो लैंड पोटैटोज और टोमेटोज के लिए, तो सिर्फ आपको पोटैटोज और टोमेटोज में से ही चूज करना है कि आप कौन से वाले प्रोडक्ट को उगाओगे। ऐसी पीस और कैरेट वाली लैंड में से आपको सिर्फ पीस और कैरेट में से ही सिलेक्ट करना है कि आप कौन से प्रोडक्ट को उगाओगे। तो जो लैंड मेरे पास अवेलेबल है डिसीजन मेकिंग के लिए, तो यहां पर देखो हम क्या करने वाले बेटा, मैं पार्टीशन कर रहा हूं। ये दो अलग अलग हिस्से के डिसीजन हो गए हमारे, पोटैटोज और टोमेटोज का डिसीजन अलग और पीस और कैरेट का डिसीजन अलग। आगे चलते हैं बेटा, मुझे पता चल गया कि मुझे बची हुई लैंड में, यानी कि 36 एकड़ लैंड में मुझे पोटैटोज उगाने हैं, और इस बची हुई लैंड में 48 एकड़ लैंड में मुझे कैरेट उगानी है। यानी कि जो फाइनल एलोकेशन आने वाली है मेरे हिसाब से, फाइनल एलोकेशन कितनी आने वाली है वो देखते हैं बेटा। फाइनल एलोकेशन ऑफ लैंड, तो बेटा जो आपके पास 100 एकड़ लैंड है उसकी फाइनल एलोकेशन कैसे होगी, पोटैटोज, टोमेटोज, पीस एंड कैरेट। तो जो मिनिमम आप ऑलरेडी कर चुके हो लैंड एलोकेट, बेटा मिनिमम लैंड आपने एलोकेट कर दी थी ना पीछे, ये 4, 5, 4 और 3। तो बेटा जो मिनिमम लैंड एलोकेट ऑलरेडी हो चुकी है उसका इस्तेमाल करते हैं यहां पर। 4 एकड़, 5 एकड़, 4 एकड़ और 3 एकड़, ये तो मिनिमम हो गई। अब जो बची हुई जो सरप्लस लैंड थी उसको मैं रैंक के अकॉर्डिंग एलोकेट कर दूंगा। एडिशनल लैंड जो आप अलग से एलोकेट करने वाले हो, तो बेटा मैं कितनी लैंड और एलोकेट करने वाला हूं, ये जो 36 एकड़ था
ये चला जाएगा बेटा किसमें, पोटैटोज के पास, और ये जो 48 एकड़ है ये चला जाएगा कैरेट के पास। तो 36 एंड 48, तो 36 पोटैटो को मिल गया और 48 मिल गया कैरेट को। तो टोटल जो लैंड एलोकेट होगी बेटा पोटैटोज के पास वो होगी 40 एकड़, टमाटोज के पास होगी 5 एकड़ 45 एकड़ में से, और जो 55 एकड़ और बचे होते 55, उसमें से बेटा 4 एकड़ तो पीस के पास आ गई और 51 एकड़ चली गई कैरेट के पास। ये बेटा अब हमारे पास रिवाइज्ड एलोकेशन आ गई जो मेरे हिसाब से होनी चाहिए ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम आए। ठीक है, अब बेटा हम प्रॉफिट कैसे ढूंढेंगे, क्वेश्चन ने जो हमसे पूछा है कि आपके हिसाब से क्या प्रॉफिट आएगा। तो बेटा लैंड मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मेरे पास जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो कितना आएगा, कृपया ध्यान से देखें। ये कंट्रीब्यूशन बेटा आपने पिछली शीट में कंट्रीब्यूशन पर एकड़ ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, ये रहा कंट्रीब्यूशन पर एकड़। तो बेटा 5300, 4900, 7550 एंड 9600, तो मेरे को याद तो नहीं रहेगा, 5900, 9600। तो बेटा ये कंट्रीब्यूशन पर एकड़ हमारे पास है, और अगर मैं इसको नंबर ऑफ एकड़ लैंड से मल्टीप्लाई कि 1 एकड़ से 5300 का कंट्रीब्यूशन आता है तो 40 एकड़ से कितना आएगा, 1 एकड़ से 4900 का कंट्रीब्यूशन आता है तो 5 एकड़ से कितने का आएगा। तो बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन। चलो 5300 मल्टीप्लाई बाय 40, ये हो गया बेटा 2,12,000 रुपए। 5 मल्टीप्लाई बाय 4,900, 24,500 रुपए। 4 मल्टीप्लाई बाय 7,550, 30,200 रुपए। और 51 मल्टीप्लाई बाय 9,600, 4,89,600, 4,89,600। बेटा इन सबका टोटल बताओ। ये हो गया बेटा 7,56,300। टोटल जो कंट्रीब्यूशन इन सबका मिला करके आ रहा है बेटा, इन सबका मिला करके जो टोटल कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो आ रहा है 7,56,300। और अगर बेटा मैं इसमें से माइनस कर दूं फिक्स्ड कॉस्ट जो कि क्वेश्चन ने हमारे को दे रखी थी 5,40,000 रुपए, तो मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट जो हमारे हिसाब से होना चाहिए। ये बेटा मैक्सिमम प्रॉफिट है, इससे ज़्यादा प्रॉफिट आप करंट एलोकेशन ऑफ लैंड के हिसाब से या फिर करंट जो कंडीशन है लैंड की उसके हिसाब से आप इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। 2,16,300 रुपए, तो 2,16,300 रुपए का बेटा हमारे पास प्रॉफिट आ गया। ये तो हो गया जी हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट क्वेश्चन का ए पार्ट। अभी क्वेश्चन आगे भी चल रहा है बेटा, बी पार्ट में क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो बेटा। अब आपकी रैंकिंग बदलने का टाइम आ गया है। एज्यूमिंग दैट द लैंड कुड बी कल्टिवेटेड इन सच अ वे, कह रहे लैंड को हम इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, इस तरीके से तैयार कर सकते हैं कि अब आप उसमें चारों में से कोई भी प्रोडक्ट उगा सकते हो किसी भी एरिया में। मतलब ऐसा नहीं है कि पोटैटोज, टोमेटोज, पीस और कैरेट का अलग अलग एरिया होगा। Assuming that the land could be cultivated in such a way that any of the above crops could be produced and there was no market commitment, और market commitment भी नहीं है, ये तो मौज होगी बेटा, आपके पास पूरी 100 एकड़ अवेलेबल है। मतलब जो पीछे आपके पास क्या था, आपने बेटा मिनिमम एलोकेशन करी थी ना लैंड की ये वाली, तो ये जो आपने मिनिमम एलोकेशन कर रखी है यहाँ पे लैंड की, वो कह रहा है मार्केट कमिटमेंट भी नहीं है तो मिनिमम एलोकेशन भी नहीं करनी, और वो कह रहा है पूरी की पूरी लैंड आपके पास अवेलेबल है। तो बेटा अगर मेरे पास पूरी की पूरी लैंड अगर अवेलेबल हो तो अब कहानी ऐसी बनेगी। तो बेटा मेरे पास ये लैंड अवेलेबल है, टोटल 100 एकड़ अवेलेबल है, इसी में आपको पोटैटोज, टोमेटोज, पीस एंड कैरेट बनाने, और कुछ भी आप बना सकते हो, मिनिमम कमिटमेंट भी नहीं है। तो बेटा मैं तो क्या करूंगा, मैं तो पूरी लैंड में वही प्रोडक्ट उगा दूंगा जिससे सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि मार्केट कमिटमेंट कुछ नहीं है, मुझे मार्केट के अंदर कम से कम कोई सप्लाई भी नहीं करनी। तो अगर मेरे पास 100 एकड़ लैंड अवेलेबल है तो मैं क्यों ना 100 एकड़ के अंदर सिर्फ वही प्रोडक्ट उगा दूं जो मुझे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है। और जरा यहां पर देखो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन बेटा आपको कौन कमा के दे रहा है पर एकड़ के हिसाब से। तो बेटा सबसे ज्यादा एकड़ कंट्रीब्यूशन जो है पोटैटोज का आता है 5,300, टोमेटोज का है 4,900, 7,550 और कैरेट का है 9,600। तो बेटा मैं तो इस पूरी लैंड के अंदर ना, यहां पर इस पूरी लैंड में कैरेट ही उगाने वाला, इस पूरी लैंड में बेटा हम कैरेट उगा दें, और कुछ उगाने का फायदा ही नहीं है।
जब कैरेट से मुझे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिलता है और मार्केट कमिटमेंट नहीं है और मार्केट के अंदर कोई मैक्सिमम डिमांड भी नहीं दे रखी कि आपकी कैरेट कितनी बिकेंगी, तो बेटा मैं तो पूरी की पूरे 100 एकड़ के अंदर कैरेट उगा दूंगा। और बेटा अगर आप पूरे 100 एकड़ में कैरेट उगा देते हो तो फिर आपका प्रॉफिट कितना आएगा? सर मैं 100 एकड़ में अगर कैरेट उगा देता हूं तो मुझे जो टोटल कंट्रीब्यूशन मिलेगा वो मिलेगा 100 एकड़ मल्टीप्लाई बाय कैरेट का कंट्रीब्यूशन था बेटा 9,600 रुपीज पर एकड़, तो टोटल कंट्रीब्यूशन मिलेगा 9,60,000, जिसमें से मैं माइनस कर दूंगा अपनी फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट जब माइनस कर देंगे तो बेटा हमारे पास आएगा प्रॉफिट। 5,40,000 की फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं और बेटा ये हो जाएगा सवाल हमारा समाप्त। 9,60,000, 5,40,000, 4,20,000 रुपए का प्रॉफिट बेटा। फिर ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, क्योंकि बेटा हमने समाज सेवा करनी नहीं है, ऐसा नहीं कि सबको सब कुछ उगाना है। जिससे मैं ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा मैं सिर्फ उसी प्रोडक्ट को उगाऊंगा प्रॉफिट। ये बेटा हमारा कौन से वाला पार्ट है? ये हमारा बी पार्ट है क्वेश्चन का। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए एडवाइज द मार्केट गार्डनर ऑन विच क्रॉप ही शुड कंसंट्रेट, तो बेटा उसको कैरेट उगाने चाहिए। प्रॉफिट बताओ और कैलकुलेट द इन रुपीज द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल। बेटा अब आपको ब्रेक इवन पॉइंट भी बताना है, तो जरा यहाँ इसी वाले केस के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढते हैं। बेटा आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन है, मैं यहाँ पर एक बार सेल भी लिख देता हूँ, सेल कितनी होगी ताकि हम पीवी रेशो पहुंचे। तो बेटा सेल्स बेटा 100 एकड़ लैंड पे आप कैरेट उगाओगे। 1 एकड़ लैंड पे जो आपको सेल मिलती थी बेटा, पीछे हमने कैलकुलेट किया था कि 1 एकड़ लैंड पे जो हमारे को सेल मिलती है कैरेट की वो है 16,200 रुपए। तो 100 एकड़ में जो टोटल सेल मुझे मिलेगी 16,200 रुपए पर एकड़ है सेल्स, तो 100 एकड़ पे हो जाएगी 16,20,000 रुपए। तो बेटा हमारे पास सेल्स है, हमारे पास कंट्रीब्यूशन है, मैं पीवी रेशियो कैलकुलेट कर सकता हूं। तो पीवी रेशियो इज कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितने परसेंट है। तो बेटा 9,60,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन है 16,20,000 रुपए की सेल के ऊपर, तो 59.26% हो जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास पीवी रेशियो आ गई। अब आप फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो करके अपना ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढ सकते हो, आंसर आ जाएगा आपके पास। ये सवाल समाप्त है बेटा। ये क्वेश्चन बेटा होमवर्क में इसीलिए देता, लेंथी क्वेश्चन है, कहानी बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें। चलो जी बेटा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा बेटा। ये रहा आपका पास, यहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया है। पहले हमने बेटा क्वेश्चन को समझा पूरी कहानी को, फिर उसके बाद हमने अपनी रैंकिंग दी। रैंकिंग के अकॉर्डिंग बेटा हमने अपना डिसाइड करा कि कौन से प्रोडक्ट की कितनी यूनिट बननी चाहिए। फिर हमने फाइनल एलोकेशन ऑफ लैंड यहाँ पर कैलकुलेट करी। उसके बाद हमने लैंड के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूशन पर टन को एकड़ को मल्टीप्लाई करा, टोटल कंट्रीब्यूशन आया, टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करा तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद उसने बोला कि सारी की सारी लैंड आपके पास अवेलेबल है, तो हमने पूरी लैंड के अकॉर्डिंग भी एलोकेशन कर दी कि भैया सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो कैरेट दे सकती है, तो हमने कैरेट के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया। सेल्स लिखी, कंट्रीब्यूशन लिखा, पीवी रेशो भी आ गई, ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा, प्रॉफिट भी मिल जाएगा। आगे चलते बेटा। वैसे तो हमारे पास अभी 2 डाउट और बचे हुए मेरे पास क्वेश्चन करवाने के लिए, लेकिन मैं अभी थोड़ा आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करता हूँ। बेटा हमने इस चैप्टर के अंदर 2 कॉन्सेप्ट बचे हुए जो हमने कंप्लीट करने आज की क्लास में। एक तो हमने करना है ब्रेक इवन चार्ट, और उसके बाद हमने करना है इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो ब्रेक इवन चार्ट से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान टॉपिक है बेटा, ब्रेक इवन चार्ट। ब्रेक इवन चार्ट। चलो जी, अब बेटा देखो, ब्रेक इवन पॉइंट हमारे को कैलकुलेट करने आता है, यूनिट्स में भी कैलकुलेट करने आता है, रुपए में भी कैलकुलेट करने आता है। ठीक है, अभी हमको बनाना है चार्ट। और बेटा अगर आपको चार्ट बनाना है तो चार्ट बनाने के लिए आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, यानी कि कम से कम 2 पॉइंट डालने पड़ेंगे जिससे आप लाइन ड्रॉ कर सको बेटा, ब्रेक इवन चार्ट अगर आपको बनाना है। ठीक है, तो इसको बेटा हम एक सीधा सवाल की हेल्प से करेंगे। क्वेश्चन बेटा हमारे पास चार्ट के 2 ही हैं, तो क्वेश्चन नंबर 50 की हेल्प लेते हैं बेटा, सवाल नंबर 50। कृपया अपनी बुक में बेटा सवाल पढ़ें, सवाल बहुत आसान है। यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर 2015 ऑफ रियो कंपनी लिमिटेड। बेटा आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है 60,000 रुपये की, फिक्स कॉस्ट है 30,000 रुपये, और
जो प्रॉफिट है बेटा वो है 10,000, सेल्स दे रखी है हमारे को 1,00,000 रुपए। तो मैं ज़रा इसी क्वेश्चन की इनकम स्टेटमेंट पहले एक बार ही बना देता हूँ। राइट नाउ हमें 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर है ये 50। सेल्स है बेटा हमारे पास 1,00,000 रुपए, लेस वेरिएबल कॉस्ट है बेटा हमारे पास 60,000, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा हमारे पास 40,000 रुपए का। फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देते हैं 30,000 रुपए की, तो प्रॉफिट आ जाएगा 10,000 रुपए। अच्छा जी, और बेटा इस वाले डेटा से मैं अपनी पीवी रेशियो भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो बेटा पीवी रेशियो आ रही है 40%, कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स का 40% है। अच्छा जी, क्वेश्चन मुझसे कह रहे हैं जी ब्रेक इवन पॉइंट बताओ। ठीक है, पहले ब्रेक इवन पॉइंट बता देते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का बेटा फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 40%, तो बेटा 75,000 रुपीज़ का ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी कि 75,000 रुपीज़ की सेल पे आपका प्रॉफिट जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन कह रहे जी पीवी रेशियो बताओ। बेटा पीवी रेशियो तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पर, लेकिन फिर से लिख देते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। बिना पीवी रेशियो के ब्रेक इवन पॉइंट कैसे आएगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है सी पार्ट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताओ। तो बेटा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता था, अगर याद हो तो, एक्चुअल सेल्स माइनस में ब्रेक इवन सेल्स। तो बेटा एक्चुअल सेल्स हमारे पास है 1,00,000 रुपए, जबकि ब्रेक इवन सेल है 75,000 रुपए। तो बेटा ये आएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे पास 25,000 रुपए। तो बेटा 3 पॉइंट तो हमने कैलकुलेट कर दिया। कह रहा है ऑल्सो ड्रॉ ब्रेक इवन चार्ट शोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट। तो बेटा आपको ब्रेक इवन चार्ट बनाना है जिसमें आप कॉन्ट्रीब्यूशन भी दिखाओगे और प्रॉफिट भी दिखाओगे। और बेटा हमको पता है कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस, यानी कि आपको वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स की लाइन डालनी पड़ेगी ताकि आप डिफरेंस को कॉन्ट्रीब्यूशन दिखा सको। फिर सेल्स और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस जो होता है प्रॉफिट, तो आपको टोटल कॉस्ट की भी लाइन डालनी पड़ेगी। तो हम जरा ग्राफ बनाना सीखते हैं। बेटा ग्राफ बनाने के लिए आपको कम से कम 2 पॉइंट प्लॉट करने पड़ेंगे ताकि आप लाइन ड्रॉ कर सको। ठीक है, तो मैं उसको कैसे ड्रॉ करने वाला हूं ग्राफ बनाने के लिए। बेटा देखो, मुझे पता है कि अगर मैं इस क्वेश्चन में बेटा यूनिट्स तो अवेलेबल है नहीं, चलो जी। तो बेटा हमारे पास 1,00,000 रुपए की सेल है और ब्रेक इवन पे 75,000 की। तो बेटा मैं 20,000 के गैप पे बना देता हूँ। 20,000, 40,000, 60,000, 80,000 और 1,00,000। 20,000, 40,000, 60,000, 80,000 और 1,00,000। ये जीरो है। तो बेटा क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन परसेंटेज लिखा हुआ है सेल्स का, ठीक है, तो बेटा हम इसको परसेंटेज के हिसाब से मान लेते हैं कि 100% लेवल पे हमारी सेल 1,00,000 रुपए होती है। तो बेटा 20% लेवल, 40% लेवल, 60% लेवल, 80% लेवल और 100% लेवल। बेटा ये परसेंटेज है 20, 40, 60, 80। बेटा यहाँ अगर यूनिट्स होती तो मैं यूनिट्स लिखता, लेकिन क्योंकि यूनिट्स अवेलेबल नहीं है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो 1,00,000 रुपए की सेल है
वो मेरे 100% लेवल पे हो रही है। तो 100% लेवल पे 1 लाख की सेल है बेटा। अगर मैं सेल को ड्रॉ करूँ, सेल ड्रॉ करने बेटा 100% सेल ये रही। और बेटा अगर आप 0 यूनिट की सेल करोगे तो यहीं पर ही रहेगी, ठीक है। तो बेटा लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं सेल की, 0 यूनिट के ऊपर 0 सेल, 100% यूनिट के ऊपर 1 लाख की सेल। तो बेटा ये सेल है। अच्छा, अब बेटा क्योंकि क्वेश्चन ने मुझसे मांगा था कंट्रीब्यूशन दिखाना, तो मुझे एक वेरिएबल कॉस्ट की लाइन भी डालनी पड़ेगी। अब वेरिएबल कॉस्ट देखो बेटा, जब आप 100% सेल करें तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट 60,000 है। 100% सेल पे मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 60,000 है, यानी कि यहां पर बेटा 100% सेल पे हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 60,000 है। और 0% सेल के ऊपर तो बेटा हमारी वेरिएबल कॉस्ट 0। बेटा इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि सेल्स का और वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस है बेटा, ये तो बन जाएगा हमारे लिए कंट्रीब्यूशन। तो ये जो येलो वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है बेटा, ये है सारा का सारा कंट्रीब्यूशन का पार्ट। अच्छा, क्वेश्चन ने बेटा आपसे एक तो मांगा था कंट्रीब्यूशन, साथ में आपसे क्वेश्चन ने मांगा है कि आप शो करो ग्राफ के अंदर मुझे प्रॉफिट। तो बेटा ये तो कंट्रीब्यूशन है, लेकिन प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी। सेल्स में से आपको टोटल कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी बेटा। अगर मैं टोटल कॉस्ट माइनस करता हूं तो टोटल कॉस्ट जैसे यहां पर, अच्छा सौरभ बताओ, अगर मैं 0 यूनिट बनाऊं, 0 यूनिट यहां पर, तो टोटल कॉस्ट में क्या वेरिएबल कॉस्ट का कोई हिस्सा होगा बेटा? अगर मैं 0 यूनिट बनाता हूं तो टोटल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होगी, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट का कंटेंट लगता रहेगा। अगर मैं बेटा फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन डालूं, फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास 30,000 है, तो बेटा फिक्स्ड कॉस्ट तो लगेगी ही लगेगी इन एनी केस। ये बेटा फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन है। तो आपकी जो टोटल कॉस्ट होती है बेटा, वो फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर से स्टार्ट होती है, क्योंकि कब 0 यूनिट के ऊपर भी फिक्स्ड कॉस्ट तो लग रही है। तो आप अगर 0 यूनिट बनाते हो तो बेटा आपकी टोटल कॉस्ट ये 30,000 रुपए है। और अगर आप 100% लेवल पे प्रोडक्शन करते हो तो आपकी टोटल कॉस्ट जो आई थी बेटा, वो आ रही थी 60,000 और 30,000 90,000 रुपए, 90,000, यानी कि यहां पर ये रही। यहां पे कर लेते हैं। तो बेटा ये मेरी लाइन बनेगी टोटल कॉस्ट की लाइन। ये बेटा आप अपनी नोटबुक में स्केल से बना लेना, मेरे पास अभी इस पे स्केल का काम नहीं चल रहा। तो जब आप यहां पर ये जो आप इंटरसेक्शन देख रहे हो सेल्स का और टोटल कॉस्ट का, ये बेटा आपका ब्रेक इवन पॉइंट है 75% लेवल पे, 75% सेल्स पे। ये बेटा ब्रेक इवन पॉइंट है। तो क्वेश्चन है जो जो चीजें मांगी थी बेटा वो हमने कर दी। ये रहा आपका पास प्रॉफिट वाला पार्ट, और ये रहा आपके पास सारा कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट, और ये रहा आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो हमने सर्कल कर रखा है डॉटेड वाली लाइन से इंटरसेक्शन पे। ओह, तो ग्राफ बनाना महाभारत हो गया बेटा वैसे तो मेरे पास तो, लेकिन तुम्हारी नोटबुक में बेटा जल्दी बनेगा। तुम अपने स्केल से जब लाइन बनाओगे तो तुम्हारे पास जल्दी बन जाएगा ग्राफ। मार्जिनल वर्सेस अब्सॉर्प्शन। तो मार्जिनल वर्सेस अब्जॉर्प्शन है क्या चीज बेटा? अब्जॉर्प्शन भी हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की एक टेक्निक है, और मार्जिनल भी जो हम अभी इस चैप्टर में कर रहे हैं वो भी हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की टेक्निक है। मार्जिनल टेक्निक वैसे अब्जॉर्प्शन टेक्निक से ज्यादा बेटर है, लेकिन बेटा अभी तक हमने जितने भी चैप्टर अपनी पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में करे हैं वो सारे के सारे अब्जॉर्प्शन टेक्निक के ऊपर चलते हैं। अब्जॉर्प्शन याद है बेटा, हम कक्षा के अंदर भी कई बार बात कर चुके हैं। पहले साल के शुरुआत में खर्चों का अंदाजा लगा लेते हैं, रेट निकाल लेते हैं, और उस रेट के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन के ऊपर चार्ज करना शुरू कर देते हैं बेटा, वो एब्जॉर्प्शन है। मार्जिनल टेक्निक बेटा हमने सिर्फ इसी चैप्टर के अंदर देखी है जिसमें हम वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं अपना इंपॉर्टेंट आइटम, ठीक है।
जबकि अब्जॉर्प्शन में बेटा फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों आइटम एक साथ चल रही होती हैं, उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ वेरिएबल को देखोगे। तो अब यहां पर हम इन दोनों को कंपेयर क्यों कर रहे हैं बेटा, दोनों जो टेक्निक्स हैं उनके हिसाब से प्रॉफिट अलग अलग आता है। अगर आप मार्जिनल टेक्निक का इस्तेमाल करके प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो वो अलग आएगा, और अगर आप अब्जॉर्प्शन टेक्निक का इस्तेमाल करके प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो वो अलग आएगा। कारण क्या है, जरा उस कारण को समझते हैं। ठीक है, तो बेटा जरा कारण को समझते हैं। होता क्या है, सबसे पहले बेटा हम मार्जिनल वर्सेस अब्जॉर्प्शन को पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करते हैं। बेटा जब हम अब्जॉर्प्शन कोस्टिंग करते हैं तो उस समय अगर याद हो तो बेटा हम अपने जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी होते हैं जो, उनके लिए हम निकालते हैं अब्जॉर्प्शन रेट। साल के शुरुआत में खर्चों का अंदाजा लगाते हैं और एक रेट कैलकुलेट कर लेते हैं, और उस रेट को हम पूरा साल अप्लाई करते रहते हैं बेटा, वो होता है अब्जॉर्प्शन। तो अंडर अब्जॉर्प्शन कोस्टिंग, अंडर एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट बेटा नॉर्मली फिर हम फिक्स्ड वाले के बारे में बात कर रहे हैं यहां पर, बल्कि यहां पर आप फिक्स्ड ही लिख लो। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड using absorption rate। ठीक है, और बेटा अगर आप अब्जॉर्प्शन रेट का इस्तेमाल करते हो तो कई बार अंडर अब्जॉर्प्शन भी हो सकती है, ओवर अब्जॉर्प्शन भी हो सकती है। एंड देयर मे बी some under absorption or over absorption। ठीक है जी। Whereas इन मार्जिनल कोस्टिंग, बेटा अभी तक आप जो मार्जिनल कोस्टिंग के जितने भी क्वेश्चन करे हैं, क्या आपने कहीं पर भी फिक्स्ड कॉस्ट की अब्जॉर्प्शन करी है क्या? इन मार्जिनल कोस्टिंग इनडायरेक्ट fixed expenses are recorded on actual basis, are recorded on actual basis। तो बेटा डिफरेंस क्या हो रहा है, अगर मान लो 1,00,000 रुपए का एक्चुअल खर्चा है, लेकिन और आप अब्जॉर्प्शन टेक्निक के अंदर आपने जो अब्जॉर्प्शन का रेट का इस्तेमाल किया और आपने अब्जॉर्ब कर लिया 90,000 रुपए, तो अब्जॉर्प्शन टेक्निक में जो कॉस्ट आपने रिकॉर्ड कर ली वो आपने रिकॉर्ड करी 90,000, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में जो आपने फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करी वो आपने कर दी 1,00,000 रुपए। तो दोनों अलग अलग टेक्निक में, क्योंकि खर्चों की जो रिकॉर्डिंग का तरीका है वो अलग अलग है, इस वजह से प्रॉफिट अलग आ सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं बेटा, ध्यान से समझो मैं क्या बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो बेटा आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो है तो 1,00,000 रुपए, लेकिन अब्जॉर्प्शन रेट का इस्तेमाल करके जो अकाउंट में, कॉस्ट अकाउंट में आपने अब्जॉर्ब कर ली बेटा, वो है सिर्फ 90,000। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में तो आपने 1,00,000 रुपए का खर्चा रिकॉर्ड कर दिया, क्योंकि हम वहां पर एक्चुअल बेसिस पे रिकॉर्ड कर देते हैं, जबकि आपने अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में 90,000 रुपए का खर्चा रिकॉर्ड कर दिया, जिस वजह से 10,000 रुपए का डिफरेंस आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आएगा, क्योंकि बेटा हमने अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन का ट्रीटमेंट भी सीखा हुआ है कि अगर आपने खर्चा कम रिकॉर्ड कर दिया तो बेटा आप अपने प्रॉफिट में से माइनस कर दो, अगर आपका ओवर अब्जॉर्प्शन हो गया यानी कि अगर आपने खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया तो अपने प्रॉफिट में ऐड कर दो। याद आ रही है बेटा ये वाली बातें, पहले कई बार हो चुकी हैं क्लास के अंदर। अभी हमने जब अभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किया था तब भी हमने उसके अंदर भी डिस्कस किए थे ये वाली बातें। तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है, तो अगर आपने 10,000 रुपए कम भी रिकॉर्ड करें, आपने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, आपको पता चल गया कि आपने 10,000 रुपए कम रिकॉर्ड करें, तो वो 10,000 रुपए हम अपने प्रॉफिट में एडजस्ट कर देते हैं, यानी कि माइनस कर देते हैं। तो जब मैं 10,000 रुपए बाद में माइनस कर ही दूंगा तो मेरा प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग का और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का सेम आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उसी लाइन को भी यहां पर लिख रहा हूं। बेटा मुझे नजर आ रहा है कि 10,000 रुपए का डिफरेंस है, बट दिस 10,000 रुपीज ऑफ अंडर अब्जॉर्प्शन विल बी एडजस्टेड इन द प्रॉफिट्स ऑफ अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो मैं यहां पे क्या लिखने वाला हूं, हाउ एवर जो भी अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन आएगी उसके बारे में बात कर रहा हूं।
such under absorption or over absorption will be adjusted in profits of absorption costing. Hence, there will be no difference in profit after such adjustment. तो बताओ उस एडजस्टमेंट के बाद प्रॉफिट में कोई भी डिफरेंस नहीं बचेगा। ठीक है, तो सर ये तो अब जब डिफरेंस ही नहीं बचेगा तो फिर प्रॉफिट अलग अलग कैसे आएगा? तो बेटा देखो, ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये बेशक से टेक्निक अलग है, यहां पर ये टेक्निक को एक्सप्लेन करने का पॉइंट है कि टेक्निक में क्या डिफरेंस है। तो बेटा हम मार्जिनल कॉस्टिंग में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को एक साथ बुक कर लेते हैं, जबकि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम अब्जॉर्प्शन रेट निकाल के रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन इसकी वजह से प्रॉफिट पर प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी डिफरेंस आया होता है वो हम साल के अंत में अपने प्रॉफिट में एडजस्ट कर लेते हैं कि अगर आपने 10,000 रुपए का प्रॉफिट आपका ज्यादा आ रहा है तो उस 10,000 रुपए को माइनस कर दो, आपका प्रॉफिट बराबर हो जाएगा। तो ये टेक्निक का डिफरेंस है, लेकिन इससे प्रॉफिट में कोई भी डिफरेंस अराइज नहीं होगा। ठीक है, अब प्रॉफिट में डिफरेंस किस वजह से होता है वो हमारा आगे का पॉइंट है, सेकंड पॉइंट। बेटा ये दूसरा डिफरेंस है, यही वो डिफरेंस है जिसकी वजह से प्रॉफिट में जो गैप है वो आएगा। किस वजह से? इन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्लोजिंग स्टॉक is valued at closing stock is valued at total cost of production. Total cost of production. और बेटा टोटल कॉस्ट का मतलब है फिक्स्ड एंड वेरिएबल बोथ। तो जब हम अपनी बेटा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं तो आप उसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। उसके हिसाब से हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं। मान लो आपने टोटल 10 लाख रुपए का खर्चा करा, जिसमें से 6 लाख वेरिएबल है और 4 लाख रुपए फिक्स्ड है, तो टोटल आपने 10 लाख रुपए का खर्चा कर दिया और इसको आप नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करोगे, तब जाके आपके पास कॉस्ट पर यूनिट आएगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कर सकते हो। लेकिन अब मार्जिनल कॉस्टिंग में ऐसे नहीं होता बेटा। Whereas in marginal costing, closing stock is valued at variable cost only। और वेरिएबल कॉस्ट भी सिर्फ प्रोडक्शन वाली, जो सेलिंग वाली वेरिएबल कॉस्ट होगी वो नहीं आएगी, क्योंकि बेटा क्लोजिंग स्टॉक है ना। अभी जो माल बन रहा है उसकी कॉस्ट की बात हो रही, जो माल बिक रहा है उसकी कॉस्ट की बात नहीं हो रही। वैल्यूड एट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो होगा क्या बेटा, जब आप स्टॉक की वैल्यूएशन करोगे तो आप अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में तो टोटल कॉस्ट का प्रयोग करोगे, यानी कि फिक्स्ड एंड वेरिएबल बोथ, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में आप स्टॉक की वैल्यूएशन करोगे सिर्फ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे। अब जब स्टॉक की वैल्यूएशन दोनों में अलग अलग आएगी तो बेटा प्रॉफिट भी ऑटोमेटिकली अलग हो ही जाएगा। अगर मान लो वेरिएबल कॉस्ट है 6 रुपए पर यूनिट और फिक्स्ड कॉस्ट पड़ती है 4 रुपए पर यूनिट, तो आप अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में तो 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से स्टॉक की वैल्यूएशन करोगे, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में 6 रुपए पर यूनिट के हिसाब से स्टॉक की वैल्यूएशन करोगे। और अगर एक बार का क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अलग आ रही है तो वो अगली बार का ओपनिंग भी तो बनेगा, यानी कि आपके पास जो स्टॉक में डिफरेंस आएगा वो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक में नहीं आएगा, वो ओपनिंग स्टॉक में भी आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक की जो वैल्यूज हैं, क्योंकि वो अलग अलग अमाउंट पे कैलकुलेट हो रही हैं, इसी वजह से प्रॉफिट में डिफरेंस आता है बस। और जब आप रिकंसिलेशन भी करोगे कि प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग कितना और प्रॉफिट अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कितना है, तो उनके रिकंसिलेशन में भी सिर्फ इसी चीज का डिफरेंस आएगा।
ठीक है। तो बेटा मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डिफरेंस तो दो है, एक अकाउंटिंग कैसे होती है, दूसरा स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे होती है। लेकिन अकाउंटिंग की जो टेक्निक है उसकी वजह से प्रॉफिट में कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला। लेकिन जो स्टॉक की वैल्यूएशन वाली वैल्यू है उसकी वजह से स्टॉक जो आपके प्रॉफिट है वो चेंज हो सकता है। तो ये जो सेकंड पॉइंट आपको यहां पे नजर आ रहा है ये आपके प्रॉफिट के अंदर चेंज लाएगा। चलो जी, अब बेटा जरा इसके अंदर स्टेटमेंट बनाना सीखते हैं कि हम मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। वो तो बेटा पूरे चैप्टर में कर ही रहे हैं, और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कैसे करते हैं वो भी सीखते हैं। तो फॉर्मेट बना रहा हूं बेटा मैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बड़ी सिंपल है बेटा, ये आप बचपन से कर रहे हो, 11वीं क्लास से आप ऐसे ही करते हो अपने स्टॉक की वैल्यूएशन। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो बेटा हमने करना क्या है, हमने ढूंढना है पहले तो बेटा देखो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो माल आपने बेच दिया उसकी कॉस्ट आपको ढूंढनी है। तो सेल्स में से मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करनी है, तो पहले मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ढूंढूंगा, फिर मैं उसमें सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड करूंगा तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, और उसको सेल्स में से माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो हम ढूंढेंगे अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स को। कैसे ढूंढना है जरा ध्यान से देखो बेटा, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सबसे पहले माल बनाने के लिए जो वेरिएबल कॉस्ट लगेगी उसको लिखो। जितना माल आपने बनाया है उसकी वेरिएबल कॉस्ट। फिर बेटा आप इसमें ऐड कर दो फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ऑब्वियसली क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग वाले पर टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ही ढूंढ रहे हैं, माल बनाया कितने में। लेकिन ध्यान क्या रखना है बेटा, यहां पर जो फिक्स्ड कॉस्ट आएगी वो आएगी अब्जॉर्प्शन वाली। क्योंकि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग चल रही है। तो बेटा मेरे पास आ गई वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यूनिट्स के हिसाब से लगेगी। फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बेटा वो आप अब्जॉर्प्शन रेट के हिसाब से लगाओगे। तो जैसे ही आप वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगी बेटा टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, या फिर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल लो इसको। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेटा जो माल मैंने इस बार बनाया उसकी टोटल कॉस्ट आ गई। इसमें मैं ऐड करूंगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कुछ माल जो पहले से बना हुआ है जो आपने इस बार नहीं बनाया, ये तो इस बार वाला माल हो गया, और जो आपने पहले से बना रखा है वो मैं ऐड कर रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो बेटा ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू लिखेंगे। ये बेटा टोटल कॉस्ट पे वैल्यू हो रहा है, ध्यान रखना, क्योंकि हमने पीछे भी लिखा था अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम अपने क्लोजिंग स्टॉक को टोटल कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, जिसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों आते हैं, यानी कि फिक्स प्लस वेरिएबल दोनों पे, लेस क्लोजिंग स्टॉक जो माल बच गया अंत में। ये भी बेटा फिर से वही टोटल कॉस्ट पे वैल्यू होगा, यानी कि फिक्स प्लस वेरिएबल दोनों पे। तो जो माल बेटा आपने इस बार बनाया वो, जो माल पहले से पड़ा हुआ था वो, ये दोनों ऐड होकर के बेटा टोटल माल आ गया। इसमें से जो बच गया वो आपका क्लोजिंग स्टॉक, वो आपने माइनस कर दिया, बाकी का माल आ जाएगा जो आपने बेच दिया, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो बेटा आपने ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन, ये तो हो गया आपके पास टोटल माल, और जो आपके पास बच गया वो आपने हटा दिया, बाकी का आपके पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मान लो अगर आपके पास 10,000 रुपए का माल पहले से पड़ा है, 1 लाख का आपने अब बनाया, तो टोटल 1,10,000 का माल हो गया।
जिसमें से अगर कुछ माल बच गया तो वो हटा दो, बाकी का माल आपने बेच दिया। ये आगे बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये है टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों है। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें बेटा मैं ऐड करूंगा सेलिंग एक्सपेंसेस, यानी कि सेलिंग ओवरहेड। बेटा सेलिंग ओवरहेड भी वेरिएबल और फिक्स दोनों हो सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर सवाल क्या होना चाहिए? अब सवाल ये होना चाहिए कि सर इसमें जो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं फिक्स्ड वाले, क्या ये भी अब्जॉर्प्शन वाले ही लेने हैं या फिर ये टोटल ही आ जाएंगे एक्चुअल वाले? बेटा जो सेलिंग एक्सपेंसेस फिक्स्ड वाले हैं वो आपको कैसे लेने हैं? वो आपको एक्चुअल वाले ले लेने हैं। क्योंकि होता क्या है, वापिस बेटा किसी का माइक हाँ, होता क्या है बेटा, जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं वो तो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे आपने साल के शुरुआत में अंदाजा लगाया कि आप 1 लाख रुपए का खर्चा करोगे। बेटा किसी का माइक ऑन है, अपना माइक बंद कर प्लीज। 1 लाख रुपए का खर्चा करोगे और 10,000 यूनिट बनाओगे। ये बेटा एस्टिमेशन है, तो आपने एस्टिमेशन से रेट निकाल लिया 10 रुपए पर यूनिट, और आप इस 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से अब अब्जॉर्प्शन करोगे। अब अगर आपने यूनिट बनाई 9,000 तो 10 रुपए के हिसाब से 90,000 की अब्जॉर्प्शन हो जाएगी, और अगर आपने यूनिट बनाई 11,000 तो 10 रुपए के रेट के हिसाब से 1,10,000 की अब्जॉर्प्शन हो जाएगी। तो क्योंकि आपने अपना फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का जो अब्जॉर्प्शन रेट है वो यूनिट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया होता है, और आपकी प्रोडक्शन जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो दोनों केसेस के अंदर आपके पास अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन होने का चांस है। लेकिन जब मैं सेलिंग एक्सपेंसेस के ऊपर आता हूं तो बेटा सेलिंग एक्सपेंसेस जो है ये वाले, ये सेलिंग एक्सपेंसेस जो फिक्स्ड है बेटा, इनकी अब्जॉर्प्शन हम किसके हिसाब से करते हैं? टाइम के अकॉर्डिंग, नॉट प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो होते हैं बेटा वो बेस्ड होते हैं प्रोडक्शन की क्वांटिटी पे, और क्वांटिटी ऊपर नीचे हो सकती है, बढ़ और घट सकती है। लेकिन जो सेलिंग वाले फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं बेटा वो बेस्ड होते हैं टाइम पे। वो प्रोडक्शन और क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं लेते हम, वो किसके ऊपर लेते हैं? टाइम के ऊपर। कि पूरे साल में 12 महीने हैं, पूरे साल में 3 लाख रुपए का खर्चा है, और एक महीने का एवरेज खर्चा 25,000 रुपए पड़ा। तो वो टाइम के अकॉर्डिंग होते हैं, और टाइम ऊपर नीचे नहीं हो सकता। अगर मैंने माना है कि साल में 365 दिन हैं तो 365 ही आएंगे बेटा, वो 364 दिन नहीं होने वाले। अगर साल में 12 महीने हैं तो वो साल में 12 महीने ही रहेंगे, वो ऊपर नीचे नहीं हो सकते। प्रोडक्शन ऊपर नीचे हो सकती है, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग वाला जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कम या ज्यादा अब्जॉर्ब हो सकती है। लेकिन सेलिंग वाले जो खर्चे अब्जॉर्ब होते हैं बेटा वो टाइम के अकॉर्डिंग अब्जॉर्ब होते हैं, पीरियड के अकॉर्डिंग अब्जॉर्ब होते हैं, और पीरियड चेंज नहीं होता। साल में 12 महीने हैं तो साल में 12 महीने हैं, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसको आप चेंज थोड़ी कर सकते हो कि मैंने माना 12 महीने है लेकिन असली में 11 महीने निकल आए, ऐसा नहीं होता ना। तो सेलिंग एक्सपेंसेस जो आप फिक्स्ड वाले लेते हो बेटा वो आप सीधा एक्चुअल वाले लिख देते हो, क्योंकि उसमें कोई भी रिकॉर्डिंग की फ्लक्चुएशन नहीं आने वाली। जितना पीरियड आपने सोचा वही का वही पीरियड वहां पर एक्चुअल में रहेगा। ठीक है, तो फिक्स्ड वाले जो खर्चे बेटा मैं यहां पे लिख देता हूं ब्रैकेट में, ये आपने एक्चुअल वाले ले लेने हैं। सेल कर ली है, सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड कर दिए तो टोटल कॉस्ट आ गई। ये आ गई बेटा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स को बेटा अगर आप कंपेयर कर लोगे सेल्स के साथ तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट। इसका नाम मैं रख देता हूं ए, सेल्स का नाम हम रख देते हैं बी, तो प्रॉफिट आ जाएगा बेटा हमारे पास बी माइनस ए। बेटा एक बार स्टेटमेंट को दोबारा देखो, बड़ी आसान स्टेटमेंट है बेटा हमारे पास। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट लिखी मैन्युफैक्चरिंग की, फिक्स्ड कॉस्ट लिखी मैन्युफैक्चरिंग की, माल बनाने की टोटल कॉस्ट आ गई, ओपनिंग स्टॉक को ऐड करा, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करा। अच्छा बेटा क्लोजिंग स्टॉक को भी कैलकुलेट कैसे करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन इसकी वैल्यू आपको कैसे करनी है बेटा? करंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे हम मान के चलते हैं कि ओपनिंग वाला माल तो सबसे पहले बिक जाएगा, और जो इस बार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये वाली, इसके अकॉर्डिंग बेटा हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं कि अगर मैंने इस बार माल की जो कॉस्ट आई है वो 20 रुपए पर यूनिट आई है तो क्लोजिंग स्टॉक 20 रुपए के हिसाब से होगा। नॉर्मली हमारे क्वेश्चंस में क्या होता है बेटा, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों का रेट सेम रहता है। लेकिन अगर कई बार ऐसा हो कि ओपनिंग स्टॉक का रेट आपको 19 दे दिया, लेकिन इस बार की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है वो 20 रुपए के हिसाब से आ रही है, तो आप क्लोजिंग स्टॉक 20 रुपए पे लोगे। अगर ओपनिंग स्टॉक का रेट आपको 19 रुपए दिया है
लेकिन इस बार का जो प्रोडक्शन का रेट आ रहा है बेटा वो 20 रुपए आ रहा है, तो आप क्लोजिंग स्टॉक 20 रुपए पे लोगे इस बार के माल के हिसाब से, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक हम सबसे पहले पहले बेच चुके होते हैं। तो बेटा मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर हम सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, वेरिएबल फिक्स दोनों, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स को सेल्स में से माइनस करेंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। ये हो गया बेटा अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट। लेकिन हमने पीछे एक और बात भी की थी, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या हो सकता है बेटा, हमने पीछे पढ़ा था कि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में अंडर अब्जॉर्प्शन और ओवर अब्जॉर्प्शन हो सकती है। और बेटा अगर अंडर अब्जॉर्प्शन और ओवर अब्जॉर्प्शन होगी तो फिर हम उसको अपने प्रॉफिट में एडजस्ट कर लेंगे। यानी कि जब आपने अपना फाइनल प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा तो बेटा इस प्रॉफिट के अंदर हम एडजस्टमेंट करेंगे, आखिरी एडजस्टमेंट अंडर अब्जॉर्प्शन और ओवर अब्जॉर्प्शन की। मतलब अगर आपने ऊपर खर्चा कम बुक किया है, अंडर अब्जॉर्प्शन है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा आ रहा है, आप उसको ठीक करोगे। बेटा अगर आपने अंडर अब्जॉर्प्शन है या ओवर अब्जॉर्प्शन है तो आप उसको यहां पर एडजस्ट करोगे। अगर अंडर अब्जॉर्प्शन है तो बेटा आपको माइनस कर देना, क्योंकि आपने ऊपर खर्चा कम बुक किया था, आपका प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, ठीक करने के लिए आपको प्रॉफिट कम करना पड़ेगा। अगर ओवर अब्जॉर्प्शन है मतलब आपने ऊपर खर्चा ज्यादा बुक कर दिया, खर्चा ज्यादा बुक कर दिया तो आपने प्रॉफिट कम कैलकुलेट कर रखा है, तो अपने प्रॉफिट को हम बढ़ा देंगे। तो ये आपको आखिरी में करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट में। तो जो भी प्रॉफिट आपके पास आया है उसमें अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन एडजस्ट करनी पड़ेगी। अंडर अब्जॉर्प्शन मतलब आपने खर्चा कम लिखा है, बेटा खर्चा था 10 रुपए, आपने लिखे 9 रुपए, तो आपने 1 रुपए कम लिख दिया खर्चा। खर्चा अगर आपने 1 रुपए कम लिख दिया तो आपकी टोटल कॉस्ट 1 रुपए कम आ गई। टोटल कॉस्ट अगर 1 रुपए कम आएगी तो प्रॉफिट 1 रुपए ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि आपने कॉस्ट कम रिकॉर्ड करी तो प्रॉफिट ज्यादा आ जाएगा। और क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है तो ठीक करने के लिए आपको अपने प्रॉफिट को घटाना है। अंडर अब्जॉर्प्शन होती है तो हम घटा देते हैं। ओवर अब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, 10 रुपए की जगह आपने 11 रुपए का खर्चा लिख दिया, आपने खर्चा 1 रुपए ज्यादा लिख दिया, जिससे टोटल कॉस्ट 1 रुपए ज्यादा आ गई। अब क्योंकि टोटल कॉस्ट 1 रुपए ज्यादा आ रही है तो आपका प्रॉफिट 1 रुपए कम नजर आ रहा है, तो मुझे अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है। तो ओवर अब्जॉर्प्शन के केस में हम प्रॉफिट को में ओवर अब्जॉर्प्शन को ऐड कर देते हैं। ये बेटा आपका नेट प्रॉफिट आता है फाइनल। तो ये होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब बेटा हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो अभी हम बेटा बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। और ये तो बेटा बड़ा आसान काम है, इसमें ये तो हमें पूरे चैप्टर में करते हुए आए हैं। और कोई किसी को रिमूव ना करो भाई, किसी ने तुमको ही रिमूव कर दिया फिर दिक्कत हो जाएगी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग में हमको सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करनी होती है, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन आएगा। तो इसका मतलब मुझे वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। अब बेटा पीछे आपने अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपने टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस की थी डायरेक्ट, हमने ढूंढ ली थी बेटा ये टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये वाला पॉइंट। तो अभी मुझे क्या चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए। अगर आपको कंट्रीब्यूशन ढूंढना है तो अब आपको चाहिए वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो बेटा मैं वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल ढूंढ रहा हूं। तो बेटा सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो माल बनाने की वेरिएबल कॉस्ट लगाएंगे। बस बेटा फिक्स कॉस्ट तो ऐड करनी नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए फिलहाल, तो मैं सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को लेकर चल रहा हूं। तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ले ली बेटा, इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये भी बेटा आपको वेरिएबल कॉस्ट पे ही लेना है। लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये भी आपको वेरिएबल कॉस्ट पे लेना है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस में क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वेरिएबल कॉस्ट पे है। तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में बेटा मैं ऐड कर रहा हूं वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग एक्सपेंसेस की। तो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस बेटा, अभी तक मैंने फिक्स्ड एक्सपेंसेस नहीं जोड़ने, मैं सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे बात कर रहा हूं। तो जो काम, जो कैलकुलेशन आपने पीछे टोटल कॉस्ट के साथ करी है, यहां पर आप वो सारी कैलकुलेशन वेरिएबल कॉस्ट के साथ कर रहे हो बस। तो बेटा ये आपके पास आ गई वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो बेटा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी वेरिएबल है, ओपनिंग और क्लोजिंग की एडजस्टमेंट भी पीछे जैसी ही करी है हमने वो भी वेरिएबल पे करी है। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड कर दिए, तो बेटा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स बन गई हमारे पास। अब
इसको मैं सेल्स में से माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा कंट्रीब्यूशन। तो बेटा इसका मैं नाम रख देता हूं ए। सेल्स लिखेंगे बेटा, इसका नाम रख देते हैं हम बी। तो अब मेरे पास आएगा कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। बेटा कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे और फिक्स्ड कॉस्ट जो माइनस होगी बेटा वो टोटल होगी फिर मैन्युफैक्चरिंग वाली भी और सेलिंग वाली भी। तो आपके पास आ जाएगा बेटा प्रॉफिट। काम खत्म। तो बेटा जो कैलकुलेशन हमने पीछे टोटल कॉस्ट के साथ की थी, आपने सीधा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल ढूंढी थी फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड करके, वही कैलकुलेशन आपको यहां पर करनी है पहले वेरिएबल कॉस्ट के साथ। तो बेटा जैसे ही आप ये सारी कैलकुलेशन वेरिएबल कॉस्ट के साथ कर लोगे, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। सेल्स में से माइनस करो वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करो प्रॉफिट। और क्योंकि यहां पर मार्जिनल कॉस्टिंग चल रही है तो अब्जॉर्प्शन रेट निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अब्जॉर्प्शन रेट का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ता और अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन का भी कोई चक्कर नहीं। तो बेटा मेरे पास आ जाता है प्रॉफिट। ठीक है, तो ये होगी बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग की स्टेटमेंट। अब दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस आने वाला है। क्यों डिफरेंस आने वाला है बेटा? इस वजह से आने वाला है। वहां पर जब आपने स्टॉक लिखा था तो बेटा आपने वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों के साथ लिखा था, यहां पर आपने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के साथ लिखा। बस यही एक कारण है और कोई कारण नहीं बेटा डिफरेंस का। तो बाद में हम रिकंसिलेशन एक छोटी सी स्टेटमेंट बनाएंगे, प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग से अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से स्टार्ट करेंगे, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के डिफरेंस को एडजस्ट करेंगे और दूसरे वाला प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा। तो अगर आपने प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट किया तो बेटा हम कहां तक पहुंचेंगे? प्रॉफिट एज पर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे पहुंचेंगे। अगर आपने प्रॉफिट एज पर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से स्टार्ट किया तो आप प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग पे पहुंचोगे। ठीक है, तो वो हम बाद में जब सवाल करेंगे तब मैं आपको रिकंसिलेशन की स्टेटमेंट बनाता हूं। बेटा एक बारी ध्यान से पहले ये दोनों स्टेटमेंट को देखो, 5 मिनट लगाओ। चलो जी, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 51 हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। हाँ जी, इंफॉर्मेशन है बेटा हमारे पास। एबीसी लिमिटेड कैन प्रोड्यूस 4 लाख यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट पर एनम एट 100% कैपेसिटी। तो बेटा हम 4 लाख यूनिट बना सकते हैं 100% लेवल के ऊपर। द वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आर ₹40 पर यूनिट। तो बेटा ये वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आपको दे रखी है, वेरिएबल वाले खर्चे मैन्युफैक्चरिंग के। एंड द वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस आर ₹12 पर यूनिट सोल्ड। और बेटा वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं, ये कॉस्ट ऑफ सेल निकालने के काम आएंगे। द बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन एक्सपेंसेस वर ₹24 लाख पर एनम और फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस है बेटा 16 लाख। तो फिक्स्ड प्रोडक्शन एक्सपेंसेस तो 24 लाख रुपए हैं, जिसका हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए अंदर अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करते हैं। और फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस जो है बेटा वो 16 लाख रुपए के हैं। और हमने सीखा था बेटा सेलिंग एक्सपेंसेस को हम टोटल 16 लाख रुपए लिख देते हैं, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंसेस टाइम के अकॉर्डिंग अब्जॉर्ब होते हैं और टाइम बदलता नहीं है। हाँ भाई, वैसे टाइम बदलता है, मतलब ड्यूरेशन नहीं बदलती। During the year ended 31st March 2008, the company worked at 80% of its capacity। तो बेटा हमने जो काम करा राइट नाउ, हमने तो 80% लेवल पे काम करा है, लेकिन हम जो काम कर सकते थे वो था 4 लाख यूनिट्स के ऊपर। द ऑपरेटिंग डेटा फॉर द ईयर आर एज फॉलोज। प्रोडक्शन 3,20,000 है, सेल है बेटा हमारे पास 3,10,000 यूनिट की 80 रुपए के हिसाब से। ओपनिंग स्टॉक है बेटा हमारे पास 40,000 यूनिट। तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा जरा बताओ बेटा? ओपनिंग स्टॉक 40,000 पड़ा हुआ है, 3,20,000 हमने बनाई है, तो टोटल माल हो गया 3,60,000 यूनिट, जिसमें से 3,10,000 बेच दी। तो क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी होगी बेटा 50,000 यूनिट्स की। फिक्स्ड प्रोडक्शन एक्सपेंसेस आर अब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी। तो बेटा फिक्स्ड प्रोडक्शन एक्सपेंसेस को तो हम कैपेसिटी यानी कि प्रोडक्शन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अब्सॉर्प्शन रेट निकालेंगे। एंड फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस आर रिकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। यही हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि सेलिंग एक्सपेंसेस टाइम के अकॉर्डिंग अब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो बेटा उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो प्रोडक्शन वाले खर्चे हैं वो कैपेसिटी के हिसाब से, और अब सबसे पहली लाइन में क्वेश्चन में कैपेसिटी दी हुई है आपको 4 लाख यूनिट्स की, उसके अकॉर्डिंग अब्जॉर्ब होंगे। तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2008। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। चलो बेटा स्टेटमेंट बनानी है बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से। पहले मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से स्टेटमेंट बनाते हैं बेटा। 51st क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। तो इनकम स्टेटमेंट
एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। चलो जी, तो बेटा सबसे पहले हम वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल ढूंढते हैं, और वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल तक पहुंचने के लिए बेटा पहले मुझे वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिखनी पड़ेगी। तो बेटा हमने कितनी यूनिट्स बनाई हैं, ज़रा ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन में लिखी हुई थी हमने 3,20,000 यूनिट बनाई हैं, और हर यूनिट बनाने में 40 रुपये पर यूनिट के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट लगती है। तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 3,20,000 यूनिट हमने बनाई है बेटा 40 रुपये के हिसाब से, तो टोटल हो गया बेटा 128 लाख। तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बेटा मैं इसमें ऐड करता हूँ ओपनिंग स्टॉक, लेस करता हूँ क्लोजिंग स्टॉक। अब बेटा ओपनिंग स्टॉक का रेट आपको अलग से नहीं दिया हुआ, तो मैं मान के चलूँगा पिछली बार का भी ओपनिंग जो रेट रहा होगा वो 40 ही था। तो ओपनिंग स्टॉक में 40,000 यूनिट है जिसका वेरिएबल कॉस्ट का रेट नहीं पता, तो 40 रुपये के हिसाब से ही वैल्यू होगा, लेस क्लोजिंग स्टॉक। बेटा क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी 50,000 है, रेट उसके ऊपर भी 40 रुपये ही लगेगा, तो 16 लाख रुपये यहाँ पर आ रहा है, और 20 लाख रुपए यहाँ पर आ रहा है। तो बेटा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस में क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 124 लाख रुपए, 1,24,00,000 रुपए। इसमें बेटा हम ऐड करेंगे वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस, जो कि रेट लिखा हुआ था बेटा क्वेश्चन में, रेट था इसका 12 रुपये। तो बेटा जो माल आपने बेचा, अच्छा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी 3,10,000 यूनिट्स के लिए, तो सेलिंग एक्सपेंसेस भी 3,10,000 पे लगाने हैं 12 रुपये के हिसाब से, 37,20,000। तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस वेरिएबल को सेलिंग एक्सपेंसेस बेटा इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। बेटा ये टोटल कॉस्ट आ गई वेरिएबल, इसके अलावा और कोई वेरिएबल खर्चा नहीं है हमारे पास। तो 37,20,000 प्लस 1,24,00,000, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी बेटा 1,61,20,000, 1,61,20,000 रुपीज़। इसमें बेटा मैं, चलो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, इसका नाम रख लेते हैं ए। सेल रिकॉर्ड करते हैं बेटा, सेल आएगी हमारे पास 3,10,000 यूनिट आपने बेची है बेटा 80 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, ऐसा क्वेश्चन ने हमको बताया था। 3,10,000 यूनिट हमने बेची है 80 रुपये के हिसाब से, तो 2,48,00,000 रुपये, 2,48,00,000। इसका नाम रख देते हैं बेटा हम बी। तो कंट्रीब्यूशन आएगा बेटा हमारे पास सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 1,61,20,000 माइनस कर देंगे बेटा, ये आ जाएगा 86,80,000। माइनस कर देंगे बेटा फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट में बेटा हमको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करनी है, मैन्युफैक्चरिंग वाली भी और सेलिंग वाली भी। तो मैन्युफैक्चरिंग वाली जो फिक्स्ड कॉस्ट है बेटा वो लिखी हुई थी हमारे पास 24 लाख रुपए, और सेलिंग वाली जो फिक्स्ड कॉस्ट है बेटा हमारे पास वो लिखी हुई थी 16 लाख रुपए। तो ये आएगा बेटा अब हमारे पास प्रॉफिट 86,80,000 माइनस में 24 लाख माइनस में 16 लाख, तो प्रॉफिट हो गया 46,80,000 का। तो बेटा ये हो गया प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग 46,80,000 रुपए। ठीक है जी बेटा, जैसा हमने फॉर्मेट सीखा था वही का वही बेटा हमने एज इट इज यहाँ पर लगा दिया। अब हम आगे करेंगे बेटा इनकम स्टेटमेंट एज पर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग।
एज पर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो बेटा अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें अब्जॉर्प्शन रेट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बेटा अब्जॉर्प्शन रेट मैं सिर्फ फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं। 24 लाख रुपए की फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी बेटा, जिसके बारे में लिखा होता है कि अब्जॉर्प्शन रेट बेटा कैपेसिटी के हिसाब से निकालना है, यानी कि 4 लाख यूनिट की जो कैपेसिटी है। तो 24 लाख रुपए का खर्चा है, 4 लाख यूनिट बननी चाहिए, तो 6 रुपए पर यूनिट आ रहा है बेटा हमारे पास अब्जॉर्प्शन रेट। तो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का जो अब्जॉर्प्शन रेट है बेटा वो 6 रुपए पर यूनिट। चलो जी अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से इनकम स्टेटमेंट बनाना शुरू करें। बेटा सबसे पहले वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो बेटा आपने 3,20,000 यूनिट बनाई है, हर यूनिट के ऊपर आपने 40 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट लगानी है बेटा, तो ये वही आ जाएगी वापस 1,28,00,000 रुपए। इसमें बेटा हम ऐड करेंगे फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अब्जॉर्प्शन वाली फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बेटा अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है ना, फिक्स्ड और वेरिएबल साथ में चलती है। तो एक यूनिट का जो अब्जॉर्प्शन रेट आपने कैलकुलेट किया है बेटा वो आया था 6 रुपए, तो 3,20,000 यूनिट के रेट निकालने के लिए 4 लाख यूनिट का इस्तेमाल हुआ था एस्टिमेटेड प्रोडक्शन, लेकिन बेटा जो रेट अप्लाई होता है वो एक्चुअल आउटपुट के ऊपर अप्लाई होता है। तो 3,20,000 यूनिट के ऊपर 6 रुपए का रेट अप्लाई करेंगे तो बेटा 19,20,000 की अब्जॉर्प्शन आ जाएगी। अच्छा एक चीज ध्यान से देखो बेटा, जो फिक्स्ड कॉस्ट एस्टिमेटेड फिक्स्ड कॉस्ट है वैसे तो वो 24 लाख रुपए है, लेकिन आपने जो यहाँ पर रिकॉर्ड करी है अब्जॉर्ब करी है वो 19,20,000 है, तो हमने बेटा खर्चा कम रिकॉर्ड करा है, क्योंकि प्रोडक्शन कम होगी तो खर्चा भी कम ही रिकॉर्ड होगा, ऑब्वियस है। तो अंडर अब्जॉर्प्शन आ रही है बेटा यहाँ पर 24 लाख के खर्चे की जगह आपने सिर्फ रिकॉर्ड करा है 19,20,000 रुपए का खर्चा, 4,80,000 रुपए की आ गई बेटा अंडर अब्जॉर्प्शन। तो इसका मतलब आपकी जो टोटल कॉस्ट राइट नाउ आपके पास स्टेटमेंट में आने वाली है वो 4,80,000 रुपए कम आएगी। मुझे अपने प्रॉफिट में से बाद में 4,80,000 माइनस करने पड़ेंगे अंडर अब्जॉर्प्शन के नाम के। खैर तो बेटा फिलहाल टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई मेरे पास, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, और बेटा जो प्रोडक्शन हुई है वो हुई है 3,20,000 यूनिट्स की, 19,20,000 और 1,28,00,000 टोटल कॉस्ट होगी बेटा हमारे पास 1,47,20,000 रुपए की। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई हमारे पास। ऐड करेंगे बेटा ओपनिंग स्टॉक, और क्योंकि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो बेटा ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी तो 40,000 है और उसके ऊपर रेट लगेगा टोटल कॉस्ट वाला 40 रुपए वेरिएबल और 6 रुपए फिक्स, 40 रुपए वेरिएबल 6 रुपए फिक्स, टोटल रेट लगेगा बेटा 46 रुपीज फिक्स्ड प्लस वेरिएबल के हिसाब से, लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी है बेटा हमारे पास 50,000, रेट फिर से वही 46 फिक्स प्लस वेरिएबल दोनों। और बेटा अगर आप ये 46 रुपए का रेट निकालना चाहते हो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी आ जाएगा, 1,47,20,000 डिवाइड बाय 3,20,000 तब भी 46 रेट आएगा। तो 46 मल्टीप्लाई बाय 40,000 यूनिट्स तो 18,40,000 और 50,000 मल्टीप्लाई बाय 46 23 लाख। ये होगी बेटा हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये वेरिएबल नहीं है, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो 1,47,00,000 प्लस 18,40,000 माइनस 23 लाख, बेटे हो गए 1,42,40,000, 1,42,42,40,000 एड सेलिंग एक्सपेंसेस, और बेटे 3,10,000 यूनिट की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो सेलिंग एक्सपेंसेस में हमारे पास बेटा वेरिएबल भी हैं और फिक्स्ड भी हैं, और वेरिएबल वाले सेलिंग एक्सपेंसेस लगेंगे
3,10,000 यूनिट्स के ऊपर, तो 3,10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 वही आएगा 37,20,000 जो पहले आ रहा था बेटा। 3,10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 37,20,000 रुपये। और फिक्स्ड कॉस्ट आएगी बेटा हमारे पास जो लिखी हुई थी क्वेश्चन में 16 लाख रुपए एज इट इज, कोई अपने का चक्कर ही नहीं। तो आ जाएगी बेटा ये टोटल कॉस्ट, और इसको अगर मैं सेल्स में से माइनस करूंगा तो प्रॉफिट आएगा 142,400,000 प्लस 37,20,000 प्लस 16 लाख। तो बेटा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल आ गई हमारे पास फाइनली 1,95,60,000। और बेटा इसको अगर मैं सेल्स में से माइनस कर दूं तो सेल है बेटा 3,10,000 यूनिट की 80 रुपए के हिसाब से 2,48,00,000 रुपए, 2,48,00,000 रुपीज जो पहले थी पीछे भी। तो प्रॉफिट आ जाएगा बेटा हमारे पास, लेकिन इस प्रॉफिट में एक एडजस्टमेंट भी करनी है, ध्यान रखना अंडर अब्जॉर्प्शन की। प्रॉफिट आएगा बेटा से 1,42,60,000, ठीक है। फिर तो और भी आगे भी चेंज होगा, 1,42,60,000, 37,20,000 और 16 लाख, तो फिर ये 80 लाख हो जाएगा आगे। और प्रॉफिट आएगा बेटा हमारे पास 2,48,00,000 माइनस करके 52,20,000 रुपये। और बेटा ये खत्म नहीं हुआ अभी, इसमें क्या करना है बताओ? अंडर अब्जॉर्प्शन माइनस करना है या फिर प्लस करना है, क्या कहते हो? अंडर अब्जॉर्प्शन बेटा, अंडर अब्जॉर्प्शन मतलब आपने खर्चा कम रिकॉर्ड करा है, रिकॉर्ड किया था। खर्चा कम रिकॉर्ड करते हैं तो टोटल कॉस्ट कम आ रही होती है, टोटल कॉस्ट कम आती है तो प्रॉफिट ज्यादा नजर आ रहा है। तो ठीक करने के लिए बेटा मैं अंडर अब्जॉर्प्शन 4,80,000 रुपये माइनस कर, ये 480 बेटा हमने साइड में यहाँ पर कैलकुलेट कर रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो बेटा फाइनल प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास 47,40,000। तो नेट प्रॉफिट, तो बेटा इनकम स्टेटमेंट अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की भी कंप्लीट हो गई है। अब एक छोटा सा डिस्कशन और करना है बेटा, डिफरेंस क्यों आ रहा है प्रॉफिट में? मार्जिनल कॉस्टिंग में जो प्रॉफिट आ रहा था बेटा वो आ रहा है 46,80,000, 46,80,000, जबकि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो प्रॉफिट आ रहा है बेटा हमारे पास वो आ रहा है 47,40,000 का। तो दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा है बेटा सिर्फ स्टॉक की वजह से। और स्टॉक भी कैसे? जो आपने मार्जिनल कॉस्टिंग में स्टॉक लिया बेटा वो 40 रुपए पे वैल्यू करा है, जबकि आपने अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो स्टॉक लिया वो 46 रुपीज पे वैल्यू करा है यहाँ पर, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो सिर्फ यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है बेटा हमारे प्रॉफिट में। तो रिकंसिलेशन कैसे बनेगा? एक छोटी सी रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में बना के दिया। बेटा मैं मार्जिनल कॉस्टिंग से स्टार्ट करके अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे जा रहा हूं। बेटा मार्जिनल का प्रॉफिट हमारे पास था 46,80,000, और अब्सॉर्प्शन के प्रॉफिट तक बेटा हमने फाइनली जाना है, ठीक है। तो अब इसमें एडजस्टमेंट क्या होगी बेटा? मार्जिनल कॉस्टिंग में जो आपके पास स्टॉक की वैल्यूशन थी, ओपनिंग स्टॉक 16 लाख रुपए का लिखा है आपने, जबकि अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपने ओपनिंग स्टॉक लिखा है 18,40,000 रुपए का। बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग में 16 लाख रुपए लिखे हैं, जबकि अब्सॉर्प्शन में आपने लिखे हैं 18,40,000। और ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस की तरह ट्रीट होता है बेटा। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट याद हो तो आप उसको डेबिट साइड पे लिखते थे एक्सपेंस की तरह, और क्लोजिंग स्टॉक को हम क्रेडिट साइड पे लिखते थे इनकम की तरह। तो आप इसको एक्सपेंस और इनकम की तरह समझो। तो ओपनिंग स्टॉक जो कि मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने 40 रुपए के हिसाब से वैल्यू किया है 16 लाख रुपए, वो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में बेटा आपने लिखा है 18,40,000। यानी कि एक खर्चा हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में, क्योंकि बेटा मैंने स्टार्टिंग कहां से करी है? मार्जिनल कॉस्टिंग से करी है यहाँ पर।
तो क्योंकि हमने स्टार्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग से करी तो मैं मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में सोच रहा हूँ। तो हमने इस प्रॉफिट की कैलकुलेशन में हमने जो ओपनिंग स्टॉक है यानी कि एक खर्चा, वो हमने कम लिखा हुआ है बेटा। अगर आपने खर्चा कम लिखा हुआ है 2,40,000 रुपए से, तो आपका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा नजर आ रहा होगा। ध्यान से समझो बेटा, मार्जिनल कॉस्टिंग में एक एक्सपेंस यानी कि ओपनिंग स्टॉक, एक खर्चा आपने 2,40,000 रुपए कम लिखा हुआ है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट है वो ज्यादा नजर आ रहा है। तो ठीक करने के लिए मैं इस प्रॉफिट को कम कर रहा हूं। लेस अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। बेटा पॉइंट को ध्यान से समझना है। मार्जिनल कॉस्टिंग का ये 46,80,000 का प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट की कैलकुलेशन में आपने एक ओपनिंग स्टॉक का खर्चा बुक करा है बेटा 16 लाख रुपए पे, जबकि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपने वो कितने का लिखा हुआ है, 46, वो आपने लिखा था 18,40,000। तो आपने मार्जिनल कॉस्टिंग में खर्चा कम लिखा है 2,40,000 रुपए, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है। ठीक करने के लिए बेटा मैं अपना प्रॉफिट 2,40,000 रुपए कम कर रहा हूँ। सेम काम आपको क्लोजिंग स्टॉक के बारे में सोचना है। क्लोजिंग स्टॉक बेटा एक इनकम की तरह होता है। मार्जिनल कॉस्टिंग में आपने एक इनकम यानी कि क्लोजिंग स्टॉक लिखी है 20 लाख रुपए में, तो आपने जो इनकम लिखी है वो 20 लाख रुपए, जबकि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वो इनकम लिखी गई है 23 लाख रुपए। तो हमने 3 लाख रुपए की इनकम कम लिखी है बेटा। अगर मैंने इनकम 3 लाख रुपए कम लिखी है तो मेरा प्रॉफिट 3 लाख रुपए कम आ रहा होगा, तो मैं अपने प्रॉफिट को 3 लाख रुपए बढ़ा रहा हूं। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बेटा ओपनिंग स्टॉक को एक्सपेंस माना है, क्लोजिंग स्टॉक को इनकम। एक्सपेंस अगर आपने कम लिखा होता है तो आपका प्रॉफिट ज्यादा नजर आ रहा होता है। ठीक करने के लिए हम प्रॉफिट कम कर देते हैं। और खर्चा इनकम अगर आपने कम लिखी होती है तो उससे आपका प्रॉफिट कम आता है। तो ठीक करने के लिए मैं इनकम बढ़ा रहा हूं। तो क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इनकम थी, आपने इनकम कम लिखी है, मैंने इनकम बढ़ा दी। ओपनिंग स्टॉक खर्चा था, आपने खर्चा कम लिखा था, तो मैंने खर्चा बढ़ा दिया, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हो रहा है। तो अब आप देखोगे ना, यहां पर जो प्रॉफिट आएगा ये अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट के बराबर आएगा, 47,40,000। तो प्रॉफिट एज पर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 47,40,000। देखिए जरा कितना आ रहा है। तो बेटा 47,40,000 का ही यहां पर प्रॉफिट था, और वही प्रॉफिट हमारे पास रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में है। हालांकि क्वेश्चन है बेटा मांगा नहीं है, ये हमने सेवा करी है, ये फ्री का काम है। लेकिन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर मैं आपको ये बता रहा था कि दोनों सिर्फ स्टॉक का ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है बेटा। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन का ही डिफरेंस होगा, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के प्रॉफिट में, मार्जिनल में और अब्जॉर्प्शन में। बेटा ये जो क्वेश्चन अभी हमने करा है, ये क्वेश्चन का नंबर है 51। तो आपको इसके बाद पहले 51 अपने हाथ से करना है, फिर आप 53 करोगे, फिर 52 करना, ताज लिमिटेड वाला। पहले 51 अपने हाथ से करना है, फिर उसके बाद 53 करना है, फिर 52 करना है। ठीक है, तो बेटा ये चैप्टर हो गया समाप्त। अगली कक्षा के अंदर हम अगला